हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम प्रिपरेशन? आशा करते हैं कि अच्छी ही चल रही होगी। काफ़ी दिन बाद क्लास ली है, बट अभी जो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है। उसके अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी है वो भी एक सब्जेक्ट है जो कि अपनी एक वेटेज रखता है। एग्ज़ाम में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिलते हैं, बट हमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कंप्लीट करना है। तो आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, जो माइक्रोब्स होते हैं, क्या इंट्रोडक्शन है उन सब का, उसके बारे में जितना हमें जानने की ज़रूरत है उतना हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, Microbes. The word microbe is popularly applied to bacteria which form largest group of microorganisms, but there are also microbes other than bacteria. जो माइक्रोब वर्ड है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उसका एक ग्रुप होता है। ठीक है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ माइक्रोब। माइक्रोब में हम सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज़ नहीं करते हैं, और भी अदर क्लासिफिकेशंस हैं जिसको हम इंक्लूड करते हैं, बट बेसिकली हम माइक्रोब यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आर डिफाइंड एज वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मोस्टली यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ईच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज ए सेपरेट इंडिविजुअल। जो माइक्रोब्स होते हैं, अगर उसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल, कि बहुत ज़्यादा छोटे होंगे कि हम उसको अपनी जो नेकेड आइज होती हैं उनसे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दैट इज़ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और क्या होगा, बेसिकली जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, अपने आप से जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस। क्या होगा? द साइंस विच डील्स विद द माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बेसिकली जो माइक्रोब्स थे, जो बैक्टीरिया थे, और जो अदर क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी करना। ठीक है, साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। Study of microorganisms that exist as single cell or cell cluster and must be viewed individually with the aid of microscope. क्या होता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उसमें बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, या तो वो सिंगल सेल हो या फिर क्या हो, जो सेल्स होती हैं उसका क्लस्टर होता है, गुच्छा बना हुआ होता है, हम उसकी स्टडी करते हैं, हम उसको इंडिविजुअली देखते हैं, बट हम क्या होते हैं वो इतने माइन्यूट होते हैं हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, मेडिकली माइक्रोबायोलॉजी, ये तो हो गया कि जो माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स की जो स्टडी होती है हम उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बट हमें क्यों स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी है? तो जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस। क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिजीज़ क्योज कर सकते हैं, डिजीज़ दे कैन क्योज एंड देयर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट। क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं कि कौन सा ऐसा क्या है, माइक्रोब्स है, कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंगाई है, किसकी वजह से डिजीज़ क्योज हुई है। उसके बाद में ही हम उसका एक अप्रोप्रिएट डायग्नोज बना सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, देन उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत होती है, उसकी स्टडी करना नेसेसरी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना क्या है कुछ कंट्रीब्यूशंस दिया है जो कि बेनिफिशियल है आगे के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से हुई है। तो क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की, ठीक है, जो कि 1632 से 23 तक रहे थे। उन्होंने क्या किया था फर्स्ट टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। उन्होंने सबसे पहले देखा था कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल है, ठीक है, विच ही टर्म्स एनिमिकल्स, जिसको उन्होंने नाम दिया एनिमिकुलस, रेफर टू नाउ एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की। उन्होंने सबसे पहले देखा था यूजिंग ए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्टेड बाय हिम। उन्होंने क्या किया था कि माइक्रोस्कोप है जो कि सिंगल लेंस का होता है। अभी के जो माइक्रोस्कोप्स हैं उसमें आप देखेंगे कि 2 लेंस लगे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि सिंगल लेंस था। तो उसकी उन्होंने खुद से ही कंस्ट्रक्ट किया था और उसकी की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, जो भी बैक्टीरिया था जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था उसको देखा था। डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया था कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी डिफरेंट शेप होती हैं, जो उनकी मॉर्फोलॉजिकल होती है, वो बाहर से कैसे दिखाई देती हैं, उसको क्या किया था, डिफाइन किया था। इट्स रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ मसल फाइबर, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ। तो उन्होंने क्या किया था, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस आई थी उसमें उन्होंने बैक्टीरिया है, स्पर्मेटोजोआ है, उन सबको डिफाइन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हिस्ट्री में, तो जो माइक्रोबायोलॉजी में अगर किसी ने सबसे पहले देखा था किसको, सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है, वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर भी एक साइंटिस्ट है। डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन। इन्होंने क्या किया था कि वैक्सीन डेवलप की थी, दैट इज स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। तो हमें क्या होता है एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है वॉज डेवलप्ड बाय, तो हमें पता होना चाहिए इट इज़ डेवलप्ड बाय द एडवर्ड जेनर। यूज्ड काउपॉक्स वायरस टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। क्या होता है कि उन्होंने जो काउपॉक्स वायरस था उसको यूज़ किया था, जो बच्चे स्मॉल पॉक्स से क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो उसको इम्यूनाइज करने के लिए उन्होंने काउपॉक्स वायरस को यूज़ किया था, ठीक है। अभी क्या है, इंडिया है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट कर चुका है स्मॉल पॉक्स को। तो जो स्मॉल पॉक्स है अभी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर 1822 टू 1895 तक रहे थे। उनको क्या कहा जाता है, अवार्डेड बाय द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि जो लुईस पास्चर है उनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोड्यूस टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डेवलप स्टीम स्टरलाइजेशन। क्या किया था इन्होंने कि जो स्टरलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं उसको डेवलप किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था स्टीम स्टरलाइजर को। एंड आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। और क्या किया था इन्होंने, जो वैक्सीन्स हैं उसको बनाया था। एंड अगेंस्ट सेवरल डिजीज़, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ थी जिसके खिलाफ उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, सच एज एंथ्रैक्स, फाउल कोलेरा एंड रेबीज़। तो जब हम बात करते हैं लुईस पास्चर की, तो क्या करते हैं, उन्होंने क्या की थी, वैक्सीन्स बनाई थी, किस किस के खिलाफ, एंथ्रैक्स के खिलाफ, कोलेरा के खिलाफ एंड रेबीज़ के खिलाफ। तो अगर कोई पूछेगा कि रेबीज़ के खिलाफ जो वैक्सीन है वो किसने बनाई थी, दैट इज़ लुईस पास्चर। He postulated the germ theory of disease, stated that disease cannot be caused by the bad air vapor by the microorganism present in the air। उन्होंने क्या किया था कि जर्म थ्योरी दी थी, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जर्म थ्योरी है वो किसके थ्रू पोस्टुलेटेड हुई थी, दैट इज लुईस पास्चर। क्या कहा था उन्होंने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
डिजीज़ जो इंसान के अंदर होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग अगर किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो किसी बैड एयर की वजह से नहीं होगी, कोई वेपर की वजह से नहीं होगी, बाकी किस वजह से होगी, जो एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वही डिजीज़ को क्यूज करते हैं। लिक्विड मीडिया कंसेप्ट यूज न्यूट्रिएंट्स ब्रोथ टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने ही बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ग्रो करने के लिए जो वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो किसी लिक्विड मीडियम से लेते हैं। तो बेसिकली जो लुईस पास्चर है उसको अवॉर्डेड किया गया है एज ए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने वैक्सीन्स बनाई थी एंथ्रैक्स, कोलेरा एंड रेबीज़ के खिलाफ, और जर्म थ्योरी है वो भी दी थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। जो जोसेफ लिस्टर हैं उसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। एंड ऑब्जर्व दैट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन वर ग्रेटली रिड्यूस थ्रू द यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट। उन्होंने क्या बताया था कि जो सर्जरी के बाद में जो डिसइंफेक्ट करना है कि क्या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वो ज़रूरी होता है, और जो वो क्या करता है जब हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं तो वो चांसेस जितने होते हैं इन्फेक्शन क्यूज होने के उसको रिड्यूस कर देता है। सजेस्ट कार्बोलिक एसिड ड्यूरिंग सर्जरी टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड क्लीन द वुंड। क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो कार्बोलिक एसिड है वो यूज़ किया जाता था कि सर्जरी में जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए, एंड जो वुंड होती है उसको क्लीन करने के लिए। तो जो जोसेफ लिस्टर हैं उसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी अवॉर्डेड किया गया है। नेक्स्ट हैं रॉबर्ट कोच। बहुत बार आपने नाम सुना होगा। जो रॉबर्ट कोच हैं उन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी किसकी, ट्यूबरक्लोसिस की एंड विब्रियो कोलेरा की। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग द सॉलिड मीडिया। क्या था, बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा है, उसने स्टेनिंग जो टेक्निक्स थी उसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो बेसिलस ऑफ ट्यूबरकल है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को क्योज कर सकता है, एंड जो विब्रियो कोलेरा है उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो है ट्यूबरक्लोसिस है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो दैट इज रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉल अरहेलिच। तो 1854 टू 1915 तक वो रहे थे, और क्या कहा गया है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। जो हम कीमोथेरेपी देते हैं उसको इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट टू रिपोर्ट एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट की थी कि जो ट्यूबरकल बेसिलाई है वो एसिड फास्ट इन नेचर है। डेवलप टेक्निक टू स्टेन टिश्यू एंड ब्लड सेल्स। उन्होंने डिफरेंट कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा और जो कैसे जो बेसिलस है जो डिजीज़ क्यूज कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था। प्रपोज्ड टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन इंट्रैक्शन enrich phenomena and introduced method of standardizing toxin and antitoxin। तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला गया है, तो उन्होंने क्या किया था, जो टॉक्सिन्स होते हैं जो डिजीज क्योज कर सकते हैं और जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं जो सब्सटेंस, और जो उनके अगेंस्ट में हम जो एंटीटॉक्सिन्स देते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कहा था, मेड एक्सीडेंटल डिस्कवरी दैट पेनिसिलियम। क्या किया था इन्होंने, पेनिसिलिन होता है उसकी डिस्कवरी की थी। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रोड्यूस ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय द स्टेफाइलोकोकी। क्या था कि जो स्टेफाइलोकोकस होता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है कौन, पेनिसिलिन। तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कुछ कुछ खास होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, किसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं नहीं बोलती कि आपको इसको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है, जितना आपके लिए ज़रूरत है उतना ही दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जब माइक्रोबायोलॉजी होती है उसकी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होती है माइक्रोब्स की उसके अकॉर्डिंग ही उनकी स्टडी की जाती है और उसी को माइक्रोबायोलॉजी में
क्या है, ब्रांचेस की गई हैं। बैक्टीरियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरियोलॉजी होती है उसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी होती है उसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी क्या होता है, दैट इज स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो फंगस की स्टडी होती है दैट इज माइकोलॉजी। एंड पैरासाइटोलॉजी इज दैट द स्टडी ऑफ पैरासाइट। ठीक है, एंड इम्यूनोलॉजी होता है जो स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। तो बाकी तो हमें उसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि इम्यूनोलॉजी में हम इम्यूनिटी की स्टडी करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की। सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, दैट इज माइकोलॉजी। तो इसको हम याद कर लेंगे कि ये है स्टडी ऑफ फंगाई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो टाइप में। एक तो प्रोकैरियोटिक होता है और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, उसकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है उसके बिहाफ पे ही उसको क्या है, डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट आर प्रोकैरियोटिक एंड हु आर द यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो एब्सेंट होती है। तो यही याद रखने की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है इन प्रोकैरियोटिक सेल, सो दे डोंट हैव ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एक एप्रोप्रिएट न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, ए डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसके अंदर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डिफाइंड होता है। दे डू नॉट हैव मैनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें जो सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉडी होती हैं, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। बट वही बात करते हैं हम यूकैरियोटिक में, तो जो क्या होता है, मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो क्या है बॉडी पार्ट्स होते हैं उसकी जो वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो दोनों चीज़ों में प्रेजेंट होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक डिफरेंस क्रिएट करती हैं, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डीएनए होता है वो क्या होता है, इज इन नेकेड फॉर्म। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें जो डीएनए होता है वो ऐसे ही खुला पड़ा हुआ होता है। बट जो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसमें जो डीएनए होता है इज इन क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम के अंदर होता है। ठीक है, राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज एंड फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, और क्या जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। राइबोसोम आर लार्ज इन साइज एंड प्रेजेंट आइदर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होती है, एक डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक होती है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर। और जो यूकैरियोट होते हैं, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसके अंदर किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऐसी क्या माइक्रोब्स आते हैं और यूकैरियोटिक सेल में कौन से आते हैं। द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो क्या हो गया, अब हमें पता चल गया कि जो बैक्टीरिया हैं दैट आर प्रोकैरियोटिक टाइप सेल। ठीक है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं, द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। एन एग्जाम्पल इज एल्गी, फंगाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स।
तो यूकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जाम्पल होंगे वो बेसिकली होंगे एल्गाई, फंगाई एंड एनिमल्स, और जो प्लांट सेल होती हैं, ठीक है, वो यूकैरियोटिक टाइप होती हैं। जबकि जो बैक्टीरियल सेल वाल होती है कि अगर पूछा जाए कहीं पे कि जो बैक्टीरिया होता है वो इज़ प्रोकैरियोटिक टाइप, यूकैरियोटिक टाइप, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है दैट इज़ प्रोकैरियोटिक टाइप, ठीक है। तो इतना हमें जानने की ज़रूरत है। बेसिकली ये जो सेल की क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होती है, जो इन अंदर के जो सेल के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसकी कैसे कैसे क्या डिफाइन किया गया है, किसके ऊपर बाउंड्री है, तो उसके हिसाब से जो सेल है वो डिवाइड की गई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो माइक्रोब्स होते हैं उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को, फंगाई को, स्पाइरोचेट्स को, प्रोटोजोवा, वॉर्म्स, हेलमेंथिस जिसको बोलते हैं हम, क्लेमाइडिया एंड वायरसेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और माइक्रोब्स भी होंगे, लेकिन बेसिकली हम इसको ही इंक्लूड करते हैं। कुछ और हैं जो स्मॉल से हैं बट मेन यही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ठीक है, जो कैप्सुलर फॉर्म में होता है। आप लोगों ने कैप्सूल देखा होगा, ठीक है, जो मेडिकेशन में हम यूज़ करते हैं, ऐसी ही सेल होती है बैक्टीरिया की, कैप्सुलर फॉर्म में होता है। सबसे आउटर जो कवरिंग होती है दैट इज़ कैप्सूल। उसके बाद में इनर जो आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर का जो है दैट इज सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि डीएनए कोल्ड न्यूक्लियस, जो ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है दैट इज न्यूक्लियस। उसके बाद में क्या है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है दैट इज लिक्विड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर साइड में जो पिलाई हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट हैं, और क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स प्रेजेंट हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्या है, एक सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। आगे हमें इसके फंक्शंस भी दिए हुए हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल सेल, की जो सेल दी हुई है उसके अंदर जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी क्या है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, अब हमें क्लियरली दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो सेल है, हमें पता है कि कैप्सुलर फॉर्म में है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बीच से कट करके दिखाया गया है, वरना एक कंप्लीट कैप्सूल फॉर्म में है। सबसे पहले क्या होता है, आउटर जो कवरिंग होती है दैट इज कैप्सूल। कैप्सूल क्या काम करता है, प्रोटेक्ट द सेल एंड हेल्प्स द सेल अटैच टू द अदर सेल एंड सरफेस। जो कैप्सूल है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है और जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपने देखा ना जो कैप्सूल के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वो हमारे मेडिकेशन को प्रोटेक्ट करती है एक हिसाब से, तो ऐसे ही जो ऊपर का कैप्सूल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में क्या आती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, क्या करती है, प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव द सेल इट्स शेप। जो सेल वॉल होगी वो जो सेल का जो इंटरनल मटेरियल होता है उसको प्रोटेक्ट करेगी और जो सेल है उसको शेप देगी। उसके बाद में क्या होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो क्या काम करती हैं, रेगुलेट द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट मूव इनटू एंड आउट द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है कि फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेती हैं तो थ्रू द सेल वॉल लेती हैं, ठीक है। कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी लेता है वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसी के थ्रू लेता है। तो जो इंटरनल जो मटेरियल होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी रेगुलेट करती हैं और जो बॉडी होती है उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो साइटोप्लाज्म की जो सेल है उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है दैट इज लिक्विड, कंटेन डीएनए, राइबोसोम, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर नीडेड फॉर लाइफ। क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे जो कि उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पता है कि जब हमें अपने नॉर्मली उसमें भी आपको पता है कि जो डीएनए होता है वही हम जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो उसी से एक नई जो सेल है वो सिमिलर पैदा होती हैं पेरेंट सेल से। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और एक जनरेशन से सेकंड जो जनरेशन है उस तक ट्रांसफ़र करते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, कैरीज जीन दैट ट्रांसफर थ्रू जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज स्मॉल सेलुलर डीएनए लूप। क्या होता है कि जो डीएनए की लूप बनी होती है उसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वह कैरी करके रखते हैं, दैट इज प्लाज्मिड। एंडोस्कोप बेसिकली क्या होगा, कंटेन करता है डीएनए इस थिक कोटेड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। क्या है कि जो एंडोस्पोर होते हैं उसके अंदर जो डीएनए को कंटेन करके रखता है, और जो पाइलस होते हैं जो आउटर साइड में क्या है पाइलस बने होते हैं, वो जो देखो आप लोग देख पाएंगे जो एक ग्रे से कलर का है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, जो ग्रे कलर की आपको प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, हेल्प देंगे सेल को टू अटैच द सरफेस एंड अदर सेल ड्यूरिंग द कंजुगेशन। कि जब क्या होता है कि सेल की क्या होता है कि जब सेल को सरफेस से अटैच होना होता है तो वो उसको एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और जब वो दूसरी सेल के साथ में जब अटैच होती है तो उसको एक सरफेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन फ्लैजिलम, फ्लैजिलम क्या करेंगे, जो आप लोग देख पाएंगे जो ये रेड कलर के जो बड़े से ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं स्पाइरल शेप के, ये बेसिकली इसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रोपेल सेल बाय रोटेटिंग इन ए वाइप लाइक मोशन, जो मोशन प्रोवाइड होगा दैट इज बाय फ्लैजिलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसका हमें पता ही होता है, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट सम एंटीबायोटिक प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली क्या करती है, हेल्प करती है इस चीज़ में। तो ये आप लोग बहुत अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, लेकिन सिर्फ इसमें में ये कोई एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछता, लेकिन सिर्फ हम क्या है अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इसको जानने की ज़रूरत है, इस पर्पज़ के लिए मैं आपको करवा रही हूँ ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसके अंदर क्या 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 खूबियाँ होंगी, ठीक है। बैक्टीरिया साइज 0.2 to 1.5 by 3 to 5 माइक्रोमीटर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम बैक्टीरिया है उसका जो साइज़ लेते हैं वो हम किस में लेते हैं, माइक्रोन में लेते हैं, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है दैट इज़ माइक्रोन। तो माइक्रोमीटर है तो क्या है, जो बैक्टीरिया का साइज़ होता है वो बेसिकली 0.2 से लेके 1.5 तो उसकी लेंथ होती है, एंड 3 to 5 उसकी जो विड्थ होती है वो होती है, ठीक है। बेसिकली ये साइज़ होता है, हमें इतना पता होना चाहिए कि हम माइक्रोमीटर में लेते हैं। जो बैक्टीरिया है दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है कि जो उसकी बैक्टीरिया के अंदर की जो सेल स्ट्रक्चर्स होती है वो बहुत सिंपल होती हैं। जो क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल बाउंड नहीं होते हैं। ग्रोन आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मीडिया, क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसको ऐसे एक स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि उसको वो चीज़ मिलेगी तभी वो जिंदा रहेगा, कि जो लेबोरेटरी होती है अलग से कहीं पे भी, वो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जिंदा रहेंगे, सरफेस के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। जो सेल डिवीजन होती है उसी के थ्रू जो नो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पैदा होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगी बैक्टीरिया की, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस तो अब हम यही बोल सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कि डिजीज क्योज कर सकता है, ठीक है, और तो बैक्टीरिया का क्या काम है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया की है शेप है वो कैसे कैसी होती है। तो बेसिकली हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया होती है वो कोकाई फॉर्म में होती है, ठीक है। स्फेरिकल राउंड शेप के होते हैं, रोड शेप के होते हैं, जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है।
कैप्सुलर फॉर्म में थोड़े लंबे टाइप में, एंड स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। ऐसे जैसे स्प्रिंग होता है ऐसी ऐसी फॉर्म भी होती है, ठीक है। स्पाइरल में हो, जो स्फेरिकल में हम बात करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो न्यूमोनिया क्यूज कर सकते हैं। एंड स्ट्रेप्टोकोकस पाइनोजेंस क्या कर सकते हैं, पायोजेंस कैन क्यूज स्ट्रेप थ्रोट कर सकते हैं। एंड जो माइक्रोकोकस ल्यूटियस होता है, माइक्रोकोकस ल्यूटियस होता है क्यूज आर्मपिट टू स्टिंग, जो आर्मपिट्स होती हैं उसको स्टिंग करने में क्यूज कर सकता है। उसको ऐसा कंडीशन है, वो डिजीज कंडीशन है एक टाइप से, वो क्यूज करवा सकता है, नॉर्मेलिटी है। स्टेफाइलोकोकस ओरियस क्या कर सकता है, बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड मानते हैं हम, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कैन क्यूज साइनस इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग करवा सकता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब हम बात कर लेते हैं जो रोड शेप के होते हैं, तो बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, क्या करवा सकता है, एंथ्रेक्स क्यूज करवा सकता है। साल्मोनेलर एंट्रिका होता है, टाइफाइड क्यूज कर सकते हैं। एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है जो कि बोटुलिज्म क्यूज कर सकता है। अब क्या है कि स्पाइरल फॉर्म में होता है, जैसे स्प्रिंग होता है ऐसा होता है। जो विब्रियो कोलेरा होता है उस क्या कर सकता है कि कोलेरा को क्यूज कर सकता है। और जो विब्रियो कोलेरा की जो शेप होती है वो कैसी होती है, कोमा लाइक शेप होती है, ठीक है। लास्ट में जो फ्लैजिलम है जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है वो आप लोग देख पा रहे हैं, कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है वो क्या क्यूज कर सकता है, स्टमक अल्सर क्यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेपिनोमा पैलिडियम। जो ट्रेपिनोमा पैलिडियम होता है बेसिकली स्पाइरल है, आप देख सकते हो जैसे स्प्रिंग होता है ऐसी शेप का है, और क्या क्यूज कर सकता है, साइफिल्स क्यूज कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इस शेप के हिसाब से डिफाइन किया गया है कि स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं राउंड फॉर्म में, रोड शेप होता है थोड़े लंबे साइज के, एंड स्पाइरल हो सकते हैं कि थोड़े जैसे स्प्रिंग होता है वैसी शेप की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में कि वायरस क्या होते हैं, उसका साइज क्या होता है। वायरस साइज इज 0.0152 to 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर होता है जो इसका साइज है। क्या होता है कि जो डो नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया बट रिक्वायर लिविंग सेल विद इन विच दे रिप्रोड्यूस। जो वायरस होते हैं वो आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या होता है सरफेस एरिया है वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या होता है जो लिविंग सेल्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अंदर ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जो काउंटिंग होती है उसको बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जर्व, क्या होता है कि हमें जो वायरस होते हैं उसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी ज़रूरत होती है। सिग्निफिकेंस क्या होगी वायरसेस की कि ये डिजीज क्योर कर सकते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अदर देन द वायरस लाइक बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जो वायरस है वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स तो अफेक्ट करते ही करते हैं, साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंगाई और जो यीस्ट होते हैं, ठीक है, उसका साइज क्या है, दैट इज 5.0 to 10.0 माइक्रोमीटर। तो जो फंगाई होते हैं दैट आर यूकैरियोटिक, क्योंकि जब हमने डिफरेंस किया था तो हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो उसमें था जो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है दैट आर प्रोकैरियोटिक, एंड प्लांट एनिमल फंगाई एल्गी दैट आर यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक टाइप सेल हैं एंड यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होता है, आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी मीडिया होते हैं उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी है एंड सेक्सुअल भी है। क्या कर सकते हैं, डिजीज क्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं, डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो शेप होती हैं, दैट इज HIV,
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होते हैं, इबोला वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा रेबीज वायरस है, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस है, रोटा वायरस है, हर्प्स वायरस है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वायरस होते हैं एंड जो डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज कंडीशन है वो क्योज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनके नाम पता होने चाहिए और क्या है कि कौन सी डिजीज़ क्योज करेगा ये भी पता होना चाहिए। जो HIV है वो एड्स क्योज कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन पेप्लियोमा जो वायरस है वो बेसिकली क्या क्योज कर सकता है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, वो क्योज कर सकता है। ठीक है, रोटा वायरस है। ठीक है, तो आजकल क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन होने लगा है सबके खिलाफ में। ठीक है, बहुत सारे जो ऐसे हैं जिसके खिलाफ में जो वैक्सीनेशंस हैं वो रेडी हो गई हैं। क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वैक्सीनेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई, कि जो फंगस होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मशरूम्स होते हैं वो भी एक टाइप से जो फंगाई फैमिली होती है उसी के अंदर आते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं बायोलॉजिकल पार्टिकल विच, जस्ट ए मिनट आप रुक के थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं इसको। ठीक है, जो स्पोर्स होंगे वो क्या करेंगे कि बायोलॉजिकल पार्टिकल्स विच फंगाई मेड इट फॉर रिप्रोडक्शन। क्या होगा, स्पोर्स वो हैं बेसिकली जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो सकता है और क्या होता ही है कि एक नया जो फंगस है वो ग्रो कर सकता है। स्पोरेंजियम क्या होता है कि स्पोरेंजियम वो पार्ट होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट होगा इसके अंदर जो स्पोर हैं वो बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि स्पोरेंजियोफोर क्या होते हैं, जो आपको ये स्टाक दिख रही है इसको बेसिकली जो जुड़ी हुई होती है जमीन से उसको बोला जाता है स्पोरेंजियोस्पोर, स्पेशलाइज्ड फंगल हाइफा एज स्टाल और द स्पोंजियोसम, कि बेसिकली वो ज्वाइन करती है। उसके बाद में क्या होता है कि सरफेस से जो हाइफी अटैच होती है, लॉन्ग फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती है, एक नेटवर्क का काम करती है। ठीक है, क्योंकि वो जो फंगस होती है उसको जोड़ के रखती है ज़मीन के साथ में और उससे क्या होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिसको हम कलेक्टिवली माइसीलियम बोलते हैं। जो रिजोइड होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि जिससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो आपको इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ एक बार मेरा मतलब था कि आपको जो फंगस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो दिख जाए और उसके क्या क्या जो पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सम अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं दैट इज स्पाइरोचेट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि स्पाइरोचेट भी होता है। स्पाइरोचेट आर फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप्ड ऑर्गेनिज्म विद सेवरल कॉइल्स। क्या होता है कि एक स्पाइरल शेप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे कॉइल्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे दीज आर फ्री लिविंग फाउंड इन मड, वाटर, सॉइल एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अदर ओकर्स इन माउथ एंड जेनिटेलिया ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या होता है कि जो मड होता है, जो कीचड़ होता है उसके अंदर, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या होता है ये रहते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कहाँ पर जो स्पाइरोचेट्स हैं वो कहाँ पर भी मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माउथ होता है एंड इवन जो जेनाइटेलिया होता है वहाँ पर भी स्पाइरोचेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज क्योज करेंगे। जो स्पाइरोचेट में बेसिकली क्या होता है कि ट्रेपोनोमा पैलिडियम होता है जो कि साइफिल्स क्योज करता है। तो सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि जो ट्रेपिनोमा पैलिडियम होता है वो स्पाइरोचेट कैटेगरी का है एंड वो साइफिल्स क्योज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिकेट्शिया। रिकेट्शिया बेसिकली ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइन्यूट ऑर्गेनिज्म क्योज टाइफस फीवर एंड रिलेटेड डिजीज। These are primarily parasite in alimentary canal of both food, blood-sucking lice and flea, and non-blood-sucking arthropods, that is mites and ticks. Arthropods are serve as carriers. क्या होता है कि जो रिकेट्स होते हैं वो बेसिकली कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज क्योज कर सकते हैं,
कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कि बेसिकली ये जो ब्लड सकिंग्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि जूं होती हैं उसके अंदर, और नॉन ब्लड सकिंग होते हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं कैरियर का, ठीक है, डिजीज क्योज करेंगे ओवरऑल। क्लेमाइडिया क्या होता है? क्लेमाइडिया आर स्मॉल नॉन मोटाइल इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है, कि क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं होता उनकी बॉडी के अंदर। इंट्रासेलुलर होते हैं, विद इन द सेल होते हैं। पैरासाइट दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल फॉर देयर एनर्जी एंड फॉर देयर रीजन दे आर कॉल्ड एनर्जी पैरासाइट। बेसिकली जो क्लेमाइडिया होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर गया उसी से जो अपनी एनर्जी है उसको चैनलाइज करेगा, उसी से अपनी एनर्जी लेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है एनर्जी पैरासाइट। दे कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, जो क्लेमाइडिया होता है उसके अंदर डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। और क्या होगा कि ये जो है नॉट अफेक्टेड बाय द लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कम भी कर दिया जाए तो भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। क्लेमाइडिया इज कॉमन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन क्यूज इन्फेक्शन अमोंग बोथ मैन एंड वुमेन। जो क्लेमाइडिया होता है उसकी वजह से जो क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जो कि क्या होता है, मैन के अंदर भी होती है, वुमेन के अंदर भी होती है, ठीक है। तो जो क्लेमाइडिया है वो बेसिकली एसटीडी क्योज करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक मिनट रुकेंगे आप, हाँ, तो ह्यूमन इन्फेक्टियस डिजीज एंड देयर क्यूजेटिव एजेंट। तो अभी तक हमने क्या था, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं उसमें हमने थोड़ा बहुत जितना जानने की ज़रूरत है उतना हमने माइक्रोब्स के बारे में जाना है। अब हमें पता चल गया है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर जो हमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, वोम्स, हेलमिंथिस हैं, जो स्पायरोचोट है, क्लाइमेडिया है, वो क्या करते हैं, डिजीज क्योज कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है जिसमें क्या है कि बैक्टीरिया क्या क्या क्योज करते हैं, कौन सी डिजीज हैं वो वायरस के थ्रू क्योज होती हैं, कौन सी फंगाई के थ्रू, कौन सी प्रोटोजोआ, और कौन सी जो हेलमेंथिस जो पैरासाइट होते हैं, वोम्स होते हैं, वो क्योज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो ट्यूबरकुलोसिस कर सकता है, न्यूमोनिया क्योज कर सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है वो कोज कर सकता है, गोनेरिया है, स्कारलेट फीवर है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, पर्टोसिस है, और क्या है, बबोनिक प्लैक है, ठीक है। ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है इसके डिफरेंट डिफरेंट क्यूजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट उनकी जो क्या होता है वो बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से ही होंगी, ठीक है। और वायरस की ऐसी ही दी गई हैं, एड्स है, HIV के थ्रू, इन्फ्लुएंजा है, हर्प्स सिम्प्लेक्स है, जूस्टर है, हेपेटाइटिस ए है, कॉमन कोल्ड है, पोलियोमाइलाइटिस है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, और क्या है, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस हैं। तो क्या है, आप एक बार इस चार्टिंग को देखेंगे, इसमें बेसिकली यही दिया हुआ है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो फंगस से क्यूज हो रही है, कौन सी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी प्रोटोजोआ से हो रही है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लेंगे कि कौन, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डिजीज़ है, वो पता चल जाएगा कि ये बेसिकली बैक्टीरिया से है, ठीक है। आगे फिर कौन सी किससे हो रही है वो फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप जो आज करवाया गया है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।